हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। आज है 10 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 10 नवंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल का क्विकली रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आज के करंट अफेयर की तरफ। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने पढ़ा विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। तैयब इकराम ये पाकिस्तान के हैं और ये FIH के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और वहीं अक्टूबर महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ विराट कोहली और नीडा डार को चुना गया है। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट प्रदर्शनी दोस्तों लंदन में शुरू हुई है और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में 51 लोगों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इसके अलावा हम लोगों ने कल पढ़ा कि गूगल जो है इसने बाढ़ की भविष्यवाणी करने के लिए फ्लड हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में प्रमोद भगत ने गोल्ड जीत लिया है। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और 3 और बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, जिनमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के श्रीनिवासन वरदराजन नियुक्त किए गए हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय कर्नल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया दोस्तों YKC वाडियार को। ये शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और वहीं अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जो सरकार के द्वारा शिक्षा और नौकरियों में EWS सिस्टम लाया गया था, EWS रिजर्वेशन लाया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% का, उसे यथावत बनाए रखा जाए। इसके लिए सरकार ने 103वां संविधान संशोधन किया था और फिलहाल इसमें कोई चेंजेस ना करने की घोषणा करी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग पढ़ेंगे आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोस्ट इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नेशनल लीगल सर्विस डे मनाया गया 9 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष ये 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। याद रखिएगा, 9 नवंबर को ही दोस्तों आपको पता होगा कि 9 नवंबर को सन 2000 में एक राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से। 13 जिलों को लेकर के एक अलग राज्य बना था, उत्तरांचल। क्या बना था? उत्तरांचल। उसको भी मैं इसी में लिंक कर दे रहा हूं, ये दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उत्तरांचल बना था और उत्तरांचल का 2007 में आकर के नाम रखा गया उत्तराखंड, जिसे आप जानते हैं बाखूबी तरीके से। तो ये भी आप याद रखिएगा, 9 नवंबर को ये भी बना था। ये बना था भारत का 27वां राज्य। ठीक है, चलिए फिलहाल इस पर आ जाते हैं, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस पर। ये दोस्तों लोगों को कानून के बारे में बताने के लिए, लोगों को उनके लीगल राइट्स दिलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। बहुत सारे गरीब, दबे, पिछड़े, कुचले जो व्यक्ति होते हैं, जिनको न्याय नहीं मिल पाता है, उनको न्याय के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और उनको न्याय के प्रति, न्याय की जानकारी देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 1995 में ही भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसको शुरू करने की घोषणा करी थी। क्लियर? अब ये नवंबर महीने का इंपॉर्टेंट डे आया है, तो नवंबर महीने का अभी तक जितना भी इंपॉर्टेंट डे आया है उनका रिवीजन करते हैं। एक तो 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। ये वैगन वाला है, ठीक है ना, ये वैगन वाला है शाकाहारी दिवस। और यहाँ पर 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक सप्ताह मनाया गया, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। ये भी आप याद रखेंगे। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया और वहीं 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, आदिवासी नेता बिरसा मुंडा जी की जयंती के ऊपर। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस ये मनाया गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के नए CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ भारत के कौन से वे न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए? तो दोस्तों, जस्टिस DY चंद्रचूड़ भारत के 50वें नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। इनको शपथ दिलाया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। अच्छा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी अभी नई बनी थी जब शपथ ग्रहण की थी 25 जुलाई को। तो इनको किसने शपथ दिलाया था? इनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शपथ दिलाया था। यानी राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर? दोनों एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं। फिलहाल ये 50वें बन गए हैं भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। आपको पता होगा जस्टिस UU ललित जो है ना, ये दोस्तों मात्र 74 दिनों के लिए ही नियुक्त किए गए थे। तो यही वजह है कि 74 दिनों के बाद ही आपको एक और नया नाम देखने को मिल गया। ये थे 49वें नंबर के। इनसे पहले की अगर बात करें तो इनसे पहले 48वें नंबर पर कौन थे दोस्तों? 48वें नंबर पर NV रमना थे। अच्छा, इसके बाद पहले 47वें नंबर पर कौन थे? शरद अरविंद बोबड़े थे। और पहले कौन थे? 46वें नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 46वें नंबर पर थे दोस्तों रंजन गोगोई। रंजन
गोगोई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने ही राम मंदिर पर फैसला सुनाया था। ठीक है, तो आपसे ये जरूर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि राम मंदिर पर ऐतिहासिक फैसला किस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनाया था? तो रंजन गोगोई आप बता देंगे। 45वें नंबर के थे जस्टिस दीपक मिश्रा। क्लियर, इतना आपको पिछला याद रखना होगा। अच्छा, आपको एक और नाम, जब भी आपको चीफ जस्टिस की बात आए तो एक और नाम जरूर याद कर लेना चाहिए, जस्टिस बीवी नागरत्ना। जस्टिस बीवी नागरत्ना ये भारत की पहली महिला होंगी मुख्य न्यायाधीश, लेकिन बनेंगी 27 में, 2027 में बनेंगी जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तब आप बताएंगे लीला सेठ। और अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है, तब आप बताएंगे फातिमा बीबी। ठीक है, चलिए कंफ्यूजन मत रखिएगा। फिलहाल यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ टेक ओथ एज ए न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति भवन में 9 नवंबर सन 2022 को इनको दिलाया गया शपथ। ये दोस्तों भारत के सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने थे सन 2016 में 13 मई को। सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों टोटल जजेस की संख्या होती है 34, जिन्हें हम लोग डिवाइड करते हैं 33+1 के रूप में, यानी एक चीफ जस्टिस होता है, 33 इसके न्यायाधीश होते हैं बाकी के। ठीक है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जो है ये भारतीय संविधान के भाग 5 के आर्टिकल 124 से लेकर के 147 तक के बारे में तक में सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करी गई है, चर्चा करी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो दोस्तों वो बन गया है केरल। केरल एक ऐसा राज्य होगा जहां पर राज्य भर में एक ही रेट पर गोल्ड बिकेगा। ठीक है, एक ही रेट पर गोल्ड रहेगा, सारी कीमत समान रहेगी। तो ये बैंक रेट पर डिपेंड करेगा प्राइस जो होगा, और केरल ऐसा करने वाला बन गया है भारत का पहला राज्य। इसने कुछ बड़ी कंपनियों और कुछ बड़े संगठनों से ये मिल करके डिस्कस करके ये नतीजा निकाला है कि केरल जो है ये 1 इंडिया 1 गोल्ड रेट की नीति पर काम कर रहा है और इसको लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स है कंपनी, ये बहुत बड़ी कंपनी है वहां पर, तो इसने इसके बारे में सहमति भी दे दी है और इसने इसकी घोषणा भी करी हुई है। तो फिलहाल आपको पता होना चाहिए केरल जो है ये सोने की खपत वाला सबसे बड़ा राज्य है भारत का, यानी सबसे ज्यादा सोने का खपत केरल में होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा सोने की खपत वाला देश कौन सा है, तब आप बताएंगे चाइना है, और दूसरा स्थान रखता है भारत, यानी गोल्ड कंज्यूमर के मामले में सबसे बड़ा है चाइना, दूसरा है भारत। और अगर भारत में बात किया जाए तो सबसे टॉप पर है केरल। केरल आया है तो केरल के बारे में जानेंगे। मैप में अगर आप देखेंगे इंडिया के तो यहाँ पर आपको मिलेगा केरल। केरल की राजधानी होती है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम है पिनराई विजयन। यहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ पर झीलें हैं दोस्तों, वेम्बनाड झील। इसके अलावा दोस्तों नेशनल पार्क में अगर बात करें तो इडुक्की नेशनल पार्क याद रखना है आपको, साइलेंट वैली नेशनल पार्क याद रखना है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य याद रखा है। केरल से कुछ करंट अफेयर के पॉइंट याद रखते हैं। केरल ही दोस्तों वह पहला राज्य बना था जो अपनी खुद की इंटरनेट नीति शुरू किया है, यानी कि अपने राज्य में खुद का इंटरनेट सर्विस यूज करने वाला पहला राज्य केरल है। केरल का ही एक ग्राम पंचायत है पुल्लमपुरा ग्राम पंचायत। तो पुल्लमपारा जो ग्राम पंचायत है वो देश का पहला डिजिटलीकरण, पूर्णतया डिजिटलीकृत ग्राम पंचायत बन गया है। केरल ही दोस्तों ट्रैक एशिया कप 2022 की भी मेजबानी करने वाला है। इसके अलावा केरल ही दोस्तों अभी आपको पता होगा शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था, तो शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में टॉप पर रहा था बड़े राज्यों में केरल ही। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर और पंजाब रहे थे। केरल ने अभी पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर अपने यहाँ भी पुरस्कारों की शुरुआत करी, जिसमें केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा पुरस्कार और केरल श्री पुरस्कार दिए जाने की बात कही इन्होंने। इसके अलावा केरल आया था चर्चे में जब इन्होंने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना की शुरुआत करी थी। इतना क्वेश्चन काफी है आपका केरल से रिवीजन के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले का आयोजन किया गया? तो दोस्तों पुष्कर मेला ये मनाया जाता है राजस्थान में। बहुत बार आपका रिवीजन करवा चुका हूं, ये एक बार फिर से शुरू हो चुका है। शुरू क्या, आयोजित हो चुका। 1 नवंबर से ये शुरू हुआ था और 9 नवंबर तक ये आयोजित हुआ। 8 दिवसीय ये आयोजन था पुष्कर मेले का और राजस्थान में ये आयोजित किया गया है। अच्छा, राजस्थान में बहुत ही फेमस रूप से ये आयोजित किया जाता है, पशुओं के लिए खास करके होता है। और इसका जो मेन अट्रैक्शन का केंद्र होता है ना, वो है ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। क्या, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता निम्न में से
किस आयोजन पर होता है? याद रखिएगा, ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं। देखो, ऊंट दौड़ प्रतियोगिता निम्न में से किस उत्सव के दौरान होता है? ऑप्शन आपके हैं पोंगल, ठीक है, पुष्कर मेला, पुष्कर मेला, कंबाला, या फिर कंबाला, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखो, पोंगल जो होता है ना, यहां पर जल्लीकट्टू होता है। क्या होता है? जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू पोंगल तमिलनाडु पर होता है, ये मकर संक्रांति के अवसर पर होता है। पुष्कर मेला में ऊंट दौड़ प्रतियोगिता होती है। जल्लीकट्टू में बैल से लड़ाया जाता है, या कहें बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है। पुष्कर मेला में जो होता है, इसमें ऊंट दौड़ प्रतियोगिता होती है। ठीक है, ये राजस्थान में है। और जल्लीकट्टू तमिलनाडु में होता है। कंबाला में ना भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है। क्या होती है? भैंस दौड़ प्रतियोगिता होती है, और ये कर्नाटक का होता है। कर्नाटक का। तो तीन चीजें आप रिवाइज कर लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, सिमिलर चीजें हैं। फिलहाल पुष्कर मेला को ही पुष्कर ऊंट मेला या कार्तिक मेला या कार्तिक का मेला के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? बिल्कुल। अच्छा, अब राजस्थान आया है। राजस्थान के बारे में जानेंगे। राजधानी इसकी जयपुर है, पिंक सिटी जिसे कहते हैं। मैप में अगर आप लोकेशन देखोगे, भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ऐसे दिखता है कुछ। ये अपना बॉर्डर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से शेयर किया करता है। यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी से हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्रा। झीलों की बात करें अगर, तो पुष्कर झील भी है, राजसमंद, जयसमंद, पिछौला, फतेह सागर, ये प्रमुख झीलें हैं। सांभर झील भी यहीं पर है, और सांभर झील भारत की सबसे खारी झील है। ठीक है, सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये यहीं पर है। घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, गरबा, गोगा नृत्य, ये प्रमुख लोक नृत्य है यहाँ पर। गरबा वैसे मुख्यतः गुजरात का है, लेकिन यहाँ पर भी मनाया जाता है। और वहीं राजकीय पशु की बात की जाए तो ऊंट ही है, चिंकारा भी है। राजकीय पक्षी गोंडावड़ है, राजकीय फूल है रोहिड़ा। आगे बात करते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक विनिंग इनर बैटल, इसके लेखक कौन है? तो विनिंग द इनर बैटल पुस्तक लिखा है दोस्तों सेन वाटसन ने। सेन वाटसन आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर थे, और फिलहाल तो ये संन्यास ले चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस ये ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। तो इन्होंने विनिंग इनर बैटल नाम की पुस्तक लिखी हुई है। इन्होंने अपने करियर के बारे में इसमें लिखा हुआ है, और कैसे ये वापसी किए थे, मतलब पूरा स्ट्रगल इन्होंने लिखा हुआ है इस पुस्तक में। द विनिंग द इनर बैटल। ओके, इन्होंने 298 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि 298 इंटरनेशनल मैच खेले हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। अच्छा, अब ये तो है क्रिकेटर, और क्रिकेटर से रिलेटेड ये है बुक। तो दोस्तों, क्रिकेटर से रिलेटेड कौन कौन सी बुक है उनका हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। चलिए, यहाँ पर स्पेस खाली है, यहाँ पर करते हैं। देखिए, युवराज सिंह की एक पुस्तक आई थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, ये किसकी है? युवराज सिंह की। युवराज सिंह की। थोड़ा सा लंबा जा सकता है। चलिए, इसके बाद आपको पता होगा बिलीव आई। बिलीव, ये किसकी है? सुरेश रैना की। सुरेश रैना की है बिलीव। अच्छा, इसके बाद किसकी है? इसके बाद ना एक और है पुस्तक, आप याद रखिएगा, स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग, ये किसकी है? रवि शास्त्री की। रवि शास्त्री पूर्व कोच रह चुके हैं, रवि शास्त्री। अच्छा, सौरभ गांगुली की एक पुस्तक आई थी, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये सभी क्रिकेटर्स की पुस्तक है, तो आप याद रखेंगे। गांगुली, सौरभ गांगुली। ठीक है, यहां पर लिखते हुए उतना बढ़िया से बन नहीं रहा है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, 281 एंड बियॉन्ड, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा है। वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा है। ठीक है। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे, ये भी आप याद रखेंगे, सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है, तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक है। इसके अलावा सानिया नेहवाल की भी साइना नेहवाल की भी एक पुस्तक आई हुई है, क्या? प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन, हालांकि ये क्रिकेटर नहीं है, लेकिन बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल। ठीक है। इसके अलावा माइंड मास्टर भी एक पुस्तक है, ये भी खिलाड़ी से रिलेटेड है। माइंड मास्टर एक पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है दोस्तों विश्वनाथन आनंद की। विश्वनाथन आनंद, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। ठीक, ये खिलाड़ियों से रिलेटेड पुस्तकें हैं, इनको आप
याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलने के लिए इसरो किस देश के साथ मिलकर के संयुक्त मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों, भारत और जापान मिलकर के अब चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेगा। तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जक्सा जक्सा और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो इसरो ये दोनों मिल करके संयुक्त मिशन करने जा रहे हैं। ये चंद्र मिशन करेंगे संयुक्त रूप से और चांद के अंधेरे वाले हिस्से का राज खोलेंगे, यानी जो अंधेरा जो शैडो वाला एरिया है ना, वहां पर अपना रोवर भेजेंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, इसरो प्लान टू एक्सप्लोर डार्क साइड ऑफ द मून विद जापान वेंचर टुवर्ड वेनस। साथ ही साथ ये वीनस के लिए भी एक मिशन करने वाले हैं, यानी जापान जो होगा ये चंद्र मिशन करेगा और शुक्र मिशन करेगा इसरो के साथ मिल करके। ठीक है, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसे जक्सा के नाम से जानते हैं, जैसे अपना इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिल करके इसे लॉन्च करेंगे। इसमें इसरो का काम होगा कि ये लूनर और रोवर बनाएगा, जापान का काम होगा कि अपने रॉकेट से वहां पर भेजेगा। देखो सबसे ज्यादा खर्चा ना भेजने पर ही है, ठीक है ना, वहां तक पहुंचाने वाला ही, तो जापान इस पर मदद करेगा। फिलहाल ये दोनों दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कराएंगे, जहां पर सबसे ज्यादा ठंडी होती है वहां, क्योंकि वहां पर सूर्य की रोशनी पहुंचती नहीं, तो बहुत ज्यादा ठंडी वाला इलाका है, तो रोवर भी इस प्रकार से डिजाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ पिछली बार हम लोगों ने चंद्रयान 2 में विक्रम लैंडर को ठीक से लैंड नहीं करा पाया था, संपर्क टूट गया था, तो फिर वो वाली कमी भी दूर की जा सकेगी। इसरो जापान के साथ मिलकर के शुक्र मिशन भी लॉन्च करने जा रहा है। अभी देखो फ्रांस के साथ बातचीत चल रही थी, फ्रांस तैयार नहीं हो रहा था। अब देखो शुक्र मिशन के लिए इसरो बातचीत कर रहा है जापान के साथ। अगर जापान के साथ डील हो जाती है तो जापान के साथ मिलकर के लॉन्च कर देंगे। ठीक है, अगर आप रेगुलर व्यूअर होंगे तो मैंने आपको बताया था कि अगर 2025 में शुक्र मिशन 2025 के पहले पहले अगर नहीं हुआ, 2024-25 के पहले पहले, तो फिर 2031-30 के बाद ही होगा, क्योंकि ऐसा दोबारा मौका 6-7 साल बाद ही आएगा जब शुक्र इतना करीब होगा पृथ्वी के। फिलहाल यहां पर हम लोग इसरो के कुछ और अभियान को क्विकली रिवीजन फिर से मार लेते हैं। जैसे अभियान में अगर बात करें तो अगली बार इस बार ना 2023 जो आने वाला है, बहुत बड़े बड़े मिशन लगे हुए हैं इसरो के। इसरो चंद्रयान दोस्तों 3 लॉन्च करने जा रहा है। इसके अलावा इसरो इस बार ही गगनयान लॉन्च करने जा रहा है, इसके बाद पहली बार मनुष्यों को भेजा जाएगा ऊपर अंतरिक्ष में। ठीक है, इसरो इस बार समुद्रयान भी लॉन्च कर सकता है और इसरो शुक्रयान के बहुत ज्यादा करीब हो सकता है। इसके अलावा भी और भी मिशन लॉन्च कर सकता है इसरो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसरो के बारे में बात करते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई। एस सोमनाथ जी इसके अध्यक्ष हैं और बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। आगे, किस खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो दोस्तों आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है शिव नारायण चंद्रपाल को, अब्दुल कादिर को और चार्लोट एडवर्ड्स को। ये तीनों खिलाड़ी जो है ना, ये पूर्व लीजेंड खिलाड़ी रहे हुए हैं और इनको आईसीसी ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया हुआ है। हॉल ऑफ फेम बेसिकली एक लिस्ट है आईसीसी का, जिनके तहत वो कैरियर के जो सर्वश्रेष्ठ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, उनको अपनी एक लिस्ट बना करके, ऑल टाइम की लिस्ट बना करके उसमें शामिल करता है। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शिव नारायण चंद्रपाल जो कि वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, अब्दुल कादिर जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं और चार्लोट एडवर्ड जो कि इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर रह चुकी हैं, इन तीनों को शामिल किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट करके भी इसके बारे में बताया हुआ है। फिलहाल ये कौन कौन से नंबर के बनाए गए? तो दोस्तों चंद्रपाल जो है 107वें, चार्लोट एडवर्ड 108वीं और अब्दुल कादिर 109वें खिलाड़ी बने हुए हैं। यानी आपको समझ में आ गया कि 109 खिलाड़ी अभी तक आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जा चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे टी20 का वर्ल्ड कप चल रहा है, आज सेमीफाइनल है इंडिया और इंग्लैंड का, और टी20 वर्ल्ड कप का इवेंट कौन कराता है? आईसीसी ही कराता है। चलिए आप मुझे कमेंट करके थोड़ा सा गेस करके बताइए कि भारत और इंग्लैंड के मैच में कौन जीत सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप भावनाओं में आके कहेंगे कि नहीं नहीं इंडिया ही जीतेगा, थोड़ा सा आप फैक्ट भी बताएंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा कि क्यों जीतेगा। ठीक है, फिलहाल आईसीसी का हेडक्वार्टर है दोस्तों दुबई में और 1909 की स्थापना हुई थी इसकी। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं, सीईओ हैं जेफ अलार्डिस, और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 106 इसके मेंबर हैं करंट टाइम पर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा वर्ल्ड कप कराया जाता है
और अगली बार वाला जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा दोस्तों भारत में, आईसीसी का जो मेन वाला वर्ल्ड कप होगा। इस बार वाला जो टी20 वाला हो रहा है ना, ये कहाँ पर हो रहा है ये भी पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया करंट टाइम का चैंपियन है। फिलहाल इस बार वाले में तो वो बाहर ही हो गया है, लेकिन देखते हैं अगली बार क्या स्थिति रहती है इसकी। आगे बात करते हैं। अच्छा, एसएससी जीडी का वर्दी बैच आया हुआ है दोस्तों। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ना, इसको ज्वाइन कर लो। बहुत ही सुनहरा अवसर आपका चल रहा है इस टाइम पर। बहुत ही तेजी से क्लासेस इसमें आ रही हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें ज्वाइन होकर के ऑलरेडी अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। आप कब से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे? सही दिशा देखिए, होता क्या है, लगता तो है जब वैकेंसी आती है, जब बड़ी वैकेंसी आती है तो पहले कॉन्फिडेंस रहता है, अरे हम निकाल लेंगे निकाल लेंगे। लेकिन क्या होता है, वो मोटिवेशन बस 5 से 6 दिनों में डाउन होने लगता है। शुरुआत में जब वैकेंसी आती है तब मोटिवेशन बहुत तेज रहता है, फिर दोबारा मोटिवेशन तब आता है जब एडमिट कार्ड आ जाता है। उसके बीच का जो गैप होता है ना, वही में जो अगर रेगुलरिटी बना ले गया वो निकाल ले जाता है वैकेंसी, और जिसकी रेगुलरिटी इसी बीच में टूट जाती है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको पूरा रेगुलर नहीं हो पाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि आप कोई बैच ज्वाइन कर लो, क्योंकि रोजाना रोजाना उसमें क्लासेस आएंगी तो आपको मजबूरी बस लेना पड़ेगा, क्योंकि इफ यू पे अटेंशन, बहुत ही पुराना रूल है। तो यदि आप कुछ पेमेंट करते हो तो आप अटेंशन अपने आप पेमेंट करते हो। फ्री की चीजों में ना लोग अटेंशन नहीं पे कर पाते। तो आप अगर इसको लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इसके अलावा एसएससी सीजीएल का जीएस बैच है दोस्तों, जीएस स्पेशल बैच। अगर आप जीएस में स्कोर बूस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए ऑफर है 499 की जगह ये कोर्स अब आपको 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है, ठीक है। मात्र 20 दिन बचे हुए हैं और इस 20 दिनों में आप मात्र 249 रुपए पे करके पूरा का पूरा सीजीएल का जो जीएस वाला पोर्शन है ना उसको कवर कर सकते हो। जीएस प्लस स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स में बहुत ही बाखूबी तरीके से आपको पढ़ाए जा रहे हैं और स्ट्रेटेजी के साथ आपका स्कोर बूस्ट कराने का जिम्मेदारी ली जा रही है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें या फिर एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अगला, यूपीआई की घोषणा के अनुसार मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाया जाएगा? तो दोस्तों, यूपी का जो प्रमुख पर्यटन स्थल है मथुरा वृंदावन, इसको कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा 2041 तक। ये यूपी सरकार का लक्ष्य है। यूपी सरकार ने अभी हाल ही में इसके बारे में घोषणा करी हुई है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे द हिंदू का। मथुरा वृंदावन एम्स टू बिकम ए कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाई 2041। 2041 तक का शून्य शुद्ध कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बनने का लक्ष्य रखा है। यहाँ पर पूरे ब्रज क्षेत्र में पर्यटक वाहनों को सबसे पहले तो बैन किया जाएगा। यहाँ पर जो भी गाड़ियां जाएंगी वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही जाएंगी, वही अलाउ रहेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक रिक्शा हो या फिर टुक टुक हो आपका, ठीक है, ये सब जा पाएंगे, लेकिन बाकी चीजें बंद हो जाएगा। दूसरी चीज ये, यहाँ पर जो भी उत्सर्जन के और अन्य साधन है, माध्यम है, उनको भी ऐसा किया जाएगा कि वो कार्बन ना उत्सर्जित करें। 2041 तक का लक्ष्य है। अच्छा, भारत के भी कुछ लक्ष्य याद कर लो दोस्तों। महाराष्ट्र ने या कहें मुंबई ने, महाराष्ट्र पूरा महाराष्ट्र नहीं, मुंबई ने 2040 तक का लक्ष्य रखा हुआ है अपना कि 2040 तक हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे। भारत ने 2070 तक का लक्ष्य रखा है। कॉप 26 में इन्होंने घोषणा करी थी कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, ठीक है ना। न्यूजीलैंड ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। ऐसे ही यूरोपियन यूनियन ने 2050 तक का, मतलब सब लोग अपना अपना लक्ष्य रखे हैं कि कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे। हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट घीम 100 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो इसका प्रक्षेपण किया है ईरान ने। घीम 100 दोस्तों, ये सॉलिड फ्यूल सैटेलाइट कैरी वाला रॉकेट है। ईरान ने टेस्ट फायर किया। ये सैटेलाइट स्थापित कर सकेगा पृथ्वी की निचली कक्षा में। 80 किलोग्राम तक का सैटेलाइट ये 500 किलोमीटर के ऑर्बिट में कर सकेगा। नाहिद नाम से इसने घोषणा भी कर दी है कि जल्दी ही अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा। हालांकि इस बार इसने सैटेलाइट नहीं लॉन्च किया है, अभी घीम 100 का परीक्षण ही किया है इसने, ठीक है। देखेंगे आप वर्ल्ड मैप में, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आपको बहुत ज्यादा दूर नहीं आना पड़ेगा, पाकिस्तान को क्रॉस करो और पहुंच जाओ ईरान, ठीक है। इधर से आओगे तो अफगानिस्तान भी क्रॉस करना पड़ेगा। फिलहाल ये जो देश है ये है ईरान। देखो इतना बड़ा देश है ईरान। ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। इसने अपनी करेंसी चेंज कर दी है। ईरान की नई करेंसी है तोमान। इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, तोकू अमोंग बर्ड काउंट कार्यक्रम का पहला संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? इसकी संस्करण की मेजबानी दोस्तों नागालैंड के द्वारा करी गई। तोकू अमोंग बर्ड काउंट, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट है आपको कि बर्ड के काउंटिंग के लिए ये शुरू किया गया है। तोकू अमोंग बर्ड काउंट नाम से ये प्रोग्राम होगा। तो ये नागालैंड में हो रहा है, पहला इसका संस्करण है, पहली बार ऐसा हो रहा है। और इस कार्यक्रम के तहत पक्षियों को संरक्षण भी प्रदान किया जाएगा
और संरक्षण प्रदान करने के लिए काउंटिंग करी जाएगी, उनको उस प्रकार से व्यवस्था दी जाएगी, ठीक है, उनके आवास का संरक्षण किया जाएगा। तो ये सब चीजें ये नागालैंड में हो रहा है। नागालैंड अगर आप इंडिया के मैप में देखना चाहोगे तो नागालैंड आपको यहाँ पर दिख जाएगा। कोहिमा इसकी कैपिटल होती है। यहाँ के सीएम है नेफिरियो, यहाँ के गवर्नर है जगदीश मुखी, जिनको अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है, ये असम के भी हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क में अगर बात करें तो फकीम वन जीव अभ्यारण्य यहाँ पर है, नाटंगी नेशनल पार्क है, सिलोई झील है, जुडू झील है, कोहिमा, दीमापुर, जुकू घाटी चर्चित स्थल है। अच्छा, नागालैंड से याद आ रहा है मुझे, नागा मिर्च महोत्सव भी मनाया गया था। नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया था। वैसे नागा मिर्च जो है ना, ये पहला जीआई टैग पाने वाला उत्पाद है नागालैंड का। जीआई टैग से याद आया नागा कुकुम्बर भी। नागा कुकुम्बर मतलब नागा खीरा, तो नागा खीरा को भी जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, नागालैंड अपना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश से, असम से और इधर मणिपुर से शेयर किया करता है। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखो जो वीडियो ये होती है ना, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। 20 मिनट की वीडियो रहती है और पूरा दिन का टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इसमें आपको लिए लाया जाता है, ना सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आप एक अगर अवेयर पर्सन हो तो आपके लिए भी ये सारी न्यूज जरूरी होती है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी के पास इसको शेयर किया करो, अपने सभी मेंबर, फैमिली मेंबर के पास भी शेयर कर सकते हो। अपने पापा को दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, भाई बहन को दिखाओ, सबको बताओ कि वो जो डिबेट देखते हैं ना टीवी पर जाकर के कि 2-4 कौवे बुला करके लड़ाए जाते हैं, वो ना देखें। उसकी जगह पर ये 20 मिनट की केवल न्यूज देखें, एक न्यूज के रूप में वो लेंगे। आप लोग पढ़ाई के प्रोस्पेक्टिव से लो, ठीक है। बायजूस के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर लियोनेल मेसी बनाए गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। आप में से कितने लोग सहमत हैं शेयर करने से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज आपका क्या क्वेश्चन है? आज आपके लिए क्वेश्चन है FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसके अलावा सुंदर पिचाई को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको जो पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज और PDF आपको फ्री में मिलेगी। एनजेटी ऐप पर जाकर के सॉल्व कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।